नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। लिखा किसने है? ये राकेश सूद जी ने लिखा है। मोस्टली ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? यूएस इलेक्शन के बारे में। जो ये कह रहे हैं कि मोर अनसर्टेन या ज़्यादा से ज़्यादा अनिश्चित है। जस्ट बिकेम, अभी अभी क्या हो गया है और ज़्यादा अनिश्चित हो गया है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो ये पूरा का पूरा वही ब्यौरा दे रहे हैं, क्यों कैसे अनरिजॉल्व क्वेश्चन है, कहाँ क्या चल रहा है वहाँ के उसमें। तो ये पूरे की पूरी कुछ किस टाइप से लास्ट में ये बताएंगे कि कैसे अफेक्ट पड़ेगा इंडिया के रिगार्डिंग। तो ऑल इलेक्शन आर, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। ऑल इलेक्शंस आर अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके क्या अनुमान नहीं लगा सकते। एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर नो एक्सेप्शन। तो यहाँ पर अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो कोई ऐसा एक्सपेक्ट वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, या कोई ऐसा अलग से नहीं है कि वो भी अनप्रिडिक्टेबल ना हो ऐसा। येट सच इज पावर ऑफ incumbency that there have been only 4 occasions since 1900 where a sitting and elected US president has been defeated by his challenger for a second term। तो इस 1900 से अगर देखा जाए तो सिर्फ ये 4 बार ही ऐसा हुआ है कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो हार गया हो, बाकी जनरली वो जीत ही जाता है। The 2020 election was shaping up to be cliffhanger when the President Donald Trump announced Friday last week that he and First Lady Melania Trump had tested positive for COVID-19। तो यहाँ पे क्लिफ हैंगर की रचना क्या है कि एक मतलब इलेक्शन वाज शेपिंग अप टू, एक मतलब एक रचना हो रही थी एक अलग टाइप की। जब उन्होंने अनाउंस किया, किसने? जो राष्ट्रपति ट्रंप थे, उन्होंने किस बात के लिए अनाउंस कर दिया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो। दोनों के दोनों, वो और फर्स्ट लेडी मतलब उनकी वाइफ, दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं। हैड टेस्टेड पॉजिटिव, फर्दर डार्कनिंग द क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी। और फिर आगे भी क्या हो गए? डार्क हो गए क्लाउड, किसके? अनसर्टेनिटी की, मतलब अनसर्टेनिटी की इच्छा और बढ़ गई। क्योंकि क्या होता है ना कि आपके कोरोना पॉजिटिव वो भी हो गए तो एक वो जाता है कि लोगों में कि नहीं, अब राष्ट्रपति भी नहीं बचे। He returned to the White House after 3 days of hospitalization, but question mark persist। तो वो 3 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आ गए, लेकिन क्वेश्चन जो मार्क है वो परसिस्ट या बना रहा। क्या क्वेश्चन मार्क है? वो आगे। वन टर्म प्रेसिडेंसीज, अगर वन टर्म प्रेसिडेंसी की बात करें तो 1912 में, इन 1912 डेमोक्रेटिक चैलेंजर वुडरो विल्सन स्कोर्डेड अ डिसाइसिव विक्ट्री ओवर द प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड टेफ्ट। तो जो नए जो मतलब जैसे इन वो होते हैं ना इनकम्बेंट, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या है? वर्तमान उस पर हैं कुर्सी पर। तो उनको हराने वाले, मतलब जो कुर्सी पर हैं उसको हराने वाले कौन थे यहाँ पर? ये थे वुडरो विल्सन स्कोट। इन्होंने हराया था जो वर्तमान के उस समय राष्ट्रपति थे उस समय के 1912 में, विलियम हॉवर्ड थेफ्ट को। सीकिंग हिज सेकंड टर्म, जो कि खोज रहे थे अपने दूसरे टर्म को। हाउएवर द रीजन वाज द डिवाइडेड रिपब्लिकन वोट। और वहां पर रीजन ये था कि रिपब्लिकन वोट क्या हो गए थे? डिवाइड हो गए थे। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, द यूएस प्रेसिडेंट फ्रॉम 1901 टू 1909 हैड सपोर्टेड थाफ्ट फॉर हिज फर्स्ट टर्म। और जो 1901 से 1909 तक जो राष्ट्रपति रहे थे थियोडोर रूजवेल्ट, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? जो मतलब प्रेसिडेंट थाफ्ट को सपोर्ट किया, मतलब जो वर्तमान के राष्ट्रपति थे उनके लिए, फॉर हिज फर्स्ट टर्म। सब्सिक्वेंटली ही गॉट डिसचेंटेड मतलब किसी चीज से मोह भंग हो जाना। मतलब जो उनका पहला जो टर्म था उस समय तो उन्होंने सपोर्ट किया, मतलब 2009 1909 में उन्होंने सपोर्ट किया। 1909 के जो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने जो हार गए थे, जो यहाँ पर कौन से थे आप समझ रहे होगे, ये विलियम हॉवर्ड थाफ्ट को 1909 में तो सपोर्ट किया, लेकिन बहुत जल्दी मोह भंग हो गया उनका। ठीक है। इवेंचुअली अंततः क्या हुआ? स्प्लिट द रिपब्लिकन पार्टी रनिंग एज द कैंडिडेट ऑफ
न्यूली established Progressive Party and coming second in race। तो यहाँ पर वो लोग बट गए और रिपब्लिकन के वोट बट गए और फिर क्या हुआ, वो आए दूसरे नंबर पे। थेफ्ट ऑलरेडी वीकेंड विद द इन फाइटिंग इन द रिपब्लिकन पार्टी इमर्ज एज अ डिस्टेंट थर्ड। तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही जो लोग थे वो थेफ्ट से मतलब खुश नहीं थे, और एक अलग टाइप की वो मतलब दो पार्टी चलती हैं तो एज अ थर्ड पार्टी उनकी चल रही थी। मतलब रिपब्लिकन दो भागों में बट गई थी और जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो इनके अगेंस्ट थे। द सेकंड वन टर्म प्रेसिडेंट वाज हर्बर्ट हूवर, डिफीटेड इन लैंडस्लाइड विक्ट्री बाय द डेमोक्रेटिक चैलेंजर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन 1932। यहाँ पर भी 1932 में भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से हार गए थे रिपब्लिकन 1932 में। दिस इलेक्शन वाज फॉट अगेंस्ट द बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो ये इलेक्शन मेनली लड़ा गया था जो आर्थिक मंदी आई थी 1930 में, अगर आप लोगों को मालूम हो तो उसके रिगार्डिंग लड़ा गया था। और रोजवेल्ट वन ऑन द प्रॉमिस ऑफ न्यू डील एंड देन वेंट ऑन टू द विन इन 1936, 1940 एंड 1944। तो उन्होंने कंटिन्यूसली फिर 1932 के बाद 1936 में हुए उसमें भी जीते, 1940 में हुए उसमें भी जीते और 1944 में भी वो जीते। बाय द टाइम ही बिगेन हिज फोर्थ टर्म इन जनवरी 1945 he was already suffering from blood pressure and on congestive heart disease and died 3 months later। तो जब वो अपने चौथे टर्म को वो करते उससे पहले उनको ब्लड प्रेशर और कई ऐसी बीमारियां हो गई जिसके कारण वो 3 महीने के बाद ही खत्म हो गए। टिल देन देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ टर्म फॉर प्रेसिडेंट। The two-term limit was introduced with the 22nd constitutional amendment in 1951। उस समय तक क्या था, 1951 से पहले अमेरिका के जो चुनाव थे उसमें आप कितने भी समय वो कर सकते थे, कितने भी बार आप राष्ट्रपति बन सकते थे। 1951 में 22वां अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत ये कर दिया गया कि आप 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म में। इन 1976 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, जहाँ तक वो ऐसा है कि उनके यहाँ तो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार बन सकता है। इन 1976 डेमोक्रेटिक चैलेंजर जिमी कार्टर डिफीटेड प्रेसिडेंट गेराल्ड फोर्ड who had taken over the presidency in 1974 after President Nixon resigned when faced the threat of impeachment। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वैसे तो 1974 में हुए थे चुनाव, लेकिन 2 साल के अंदर ही उन पर महाभियोग चल गया। किस पर? निक्सन पर। तो उन्हें 1976 में गद्दी छोड़नी पड़ी। तो फिर उनके जो डेमोक्रेटिक चैलेंजर थे वो जिमी कार्टर जीत गए और प्रेसिडेंट को मतलब जो गद्दी पर बैठे थे जो प्रेसिडेंट था, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, उसको क्या कर दिया, डिफीट हरा दिया। ही हैड अर्लियर बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट इन 1973 आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट स्पीरो Agnew resigned in US history. Ford is the only one have held both position of vice president and president without having won an election to either। तो यहाँ पर दो मतलब ऐसे वो थे, ये मतलब ये फोर्ड है ना, कार्टर, तो उसके पहले फोर्ड क्या थे, फोर्ड इज द ओनली वन हु हैव हेल्ड बोथ पोजीशन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट पे भी रहे फोर्ड और मतलब किस पर भी रहे, राष्ट्रपति पर भी रहे बगैर इलेक्शन लड़े। इन 1970 वाज अ डिकेड मार्क्ड बाय एनर्जी क्राइसिस स्पार्क्ड बाय ऑयल प्राइसेस हाइक, हाई इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो 1970 का जो समय था या जो डिकेड था या जो दशक था उसने एनर्जी क्राइसिस को जन्म दिया। बहुत ही जो ऑयल के जो प्राइस थे बहुत हाई पर चले गए थे, ज़्यादा महंगाई हो गई थी, उस कारण से जो इकोनॉमिक डाउन टर्म था वो आ गया था और अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। द यूएस एम्बेसी hostage crisis in Tehran in 1979 following the Islamic Revolution in Iran become emblematic of
eroding the confidence among the people that made it easier for Republican challenger Ronald Reagan to trounce the Democratic incumbent President Jimmy Carter in 1980। तो यहाँ पे तेहरान पे क्या हुआ था, हमला हो गया था या उनने कैद कर लिया था वो उनकी दूतावास को, और जो जॉब एम्प्लॉयमेंट हुआ था। तो 1970 का जो दशक था उस कारण क्या हुआ, जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर, उनको इजीली किसने हरा दिया, रोनाल्ड रीगन ने। द डेमोक्रेटिक पार्टी was already polarized as a senator Ted Kennedy had challenged President Carter in the party primaries। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही मतलब हो गई थी या चीज़ें बदल गई थी, गुटबाजी हो गई थी, सीधी सी बात जैसे हमारे यहाँ हो जाती है। तो बोथ 1932 एंड 1980 ऑल्सो मार्क द डीपर पावर शिफ्ट। 1932 और 1980 दोनों ही एक क्रांतिक काल थे पावर के शिफ्ट होने के। इन 1932 द डेमोक्रेटिक टुक बैक कांग्रेस। 1932 में डेमोक्रेटिक ने फिर से अपनी कांग्रेस ले ली थी, कंटिन्यू रहा 1950 तक। इंट्रोड्यूसिंग सोशल सिक्योरिटी, द 1980s शो रिटर्न ऑफ द रिपब्लिकन विथ प्रोमिस ऑफ द टैक्स कट एंड सप्लाई स्लाइड इकोनॉमीज। और 1980 में देखा गया कि रिटर्न आए रिपब्लिकन्स, और उन्होंने प्रोमिस क्या किया कि टैक्स में कट होगा, सप्लाई साइड में होगा और इकोनॉमीज में थोड़ी राहत दी जाएगी। इन सब बातों के साथ वो लौटे 1980 में। The last one-term president in 20th century was George H.W. Bush, who had won easily in 1988 after being Reagan's vice president for 8 years। तो जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो 1980 में जीते, जो रोनाल्ड रीगन के समय में क्या थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। ही लॉस्ट हिज इलेक्शन बिड टू रैंक न्यूकमर डेमोक्रेटिक चैलेंजर बिल क्लिंटन in 1992 despite having notched up a series of foreign policy success during the first term। Soviet withdrawal from Afghanistan followed by the unification of Germany and the breakup of Soviet Union। तो अब वो ये जो हमारे वो थे, वो मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो कौन जीते थे, जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश 1992 में हार गए। किससे हार गए, एक न्यू कमर डेमोक्रेटिक चैलेंजर थे बिल क्लिंटन के द्वारा, जबकि इन्होंने सोवियत को अफगानिस्तान से बाहर भगा दिया या फेंक दिया। दूसरा, जर्मनी का यूनिफिकेशन भी कर दिया, और साथ ही साथ सोवियत यूनियन को भी ब्रेक करवा दिया। इतने विदेश नीति पर अगर देखा जाए तो इतने सक्सेसफुल रहे, फिर भी हार गए। इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड। तो यहाँ पर इनका क्या है, इट इज़ द इकोनॉमी स्टूपिड बिकेम द कैच फ्रेजेस ऑफ द सक्सेसफुल क्लिंटन कैंपेन। तो यहाँ पर ये एक इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव था कि जो क्लिंटन ने वहाँ पर एक हाईलाइट किया था कि इकोनॉमी ही सर्वोच्च उस पे है। और जैसे आप जानती हो कि पहले अमेरिका में ही हर चीज़ की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पर इकोनॉमी का ज़्यादा एक प्रश्न चिन्ह रहता था, उन्हें विदेश नीति से कोई मतलब नहीं था। अनरिजॉल्व कुछ क्वेश्चन है। द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, अब ये आप वर्तमान की बात कर रहे हैं। द हैंडलिंग ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक वाज गोइंग टू बी इशू, बट मिस्टर ट्रम्प टेस्टिंग पॉजिटिव रेज्ड अ बंच ऑफ फ्रेश क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोविड-19 का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही मिस्टर ट्रम्प क्या हुए, कोविड-19 से पॉजिटिव हुए, तो कई क्वेश्चन रेज हो गए अबाउट implications for continuity for government and for the election campaign leading to polling on the November 3 and its follow through till the winner take office on the January 2021। तो यहाँ पर कौन से क्वेश्चन खड़े हुआ कि आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे इन सब चीज़ों को, जो कि नवंबर 3 से स्टार्ट होने वाले हों, जब तक 20 जनवरी 2021 तक कंटिन्यू चलने वाले हैं, जब तक कि प्रेसिडेंट अनाउंस नहीं हो जाता। प्रेसिडेंशियल सक्सेशन टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट वाज एड्रेस्ड इन द प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट 1947 एंड 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। तो जो भी प्रेसिडेंट का जो सक्सेशन है या जो भी मतलब उत्तराधिकारी है या जो भी आएगा,
वो इन सब एक्ट में क्या है, वहाँ के संविधान में वर्णित है। ट्रिगर्ड बाय द असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट JF कैनेडी इन 1963, जो ट्रिगर्ड हुआ था कि जब 1963 में JF कैनेडी की हत्या हो गई थी उस समय। इन केस अ प्रेसिडेंट डाई, रिजाइन और इज अदरवाइज incapacitated, the succession moved to the vice president and then on the speaker of the house, president pro tempore of the senate and the member of the cabinet beginning with the secretary of the state। तो कभी भी मतलब इस कंडीशन में कि जब प्रेसिडेंट खत्म हो जाए या मतलब उनकी मर जाए या जो भी है उनकी मौत हो जाए किसी कारणवश, या जीवित नहीं रहे जैसे अभी कोरोना उनको हो गया था, और अगर वो रिजाइन दे दें और इनकैपेसिटेटेड मतलब अगर अक्षम हो, तो जो सक्सेशन है वो सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर किस स्पीकर के पास जाता है, फिर क्या होगा कि जो प्रो टेम्पर मतलब कुछ समय के लिए को जो वहाँ के ऑफिशियल होते हैं, सीनेट हो गए या जो भी मतलब वहाँ के जो मेंबर हैं, कैबिनेट से बिगिनिंग होती है, तो जो भी हैं उनके पास धीरे धीरे सक्सेशन जाता है कुछ समय के लिए। प्रो टेम्पर मतलब कुछ समय के लिए। कैंपेन कंटिन्यूटी इज मोर अनसर्टेन, और जो कैंपेन की कंटिन्यूटी है वो और अनिश्चित है। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 4 ईयर इन नवंबर ऑन द ट्यूजडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ मंथ। तो हमेशा नवंबर में होता है और ट्यूसडे को होता है, जैसे ही फर्स्ट मंडे खत्म होता है दूसरे ट्यूसडे को स्टार्ट हो जाते हैं। चेंजिंग द डेट वुड नीड बाई पार्टीशन कंसेंसस, हार्डली लाइकली व्हेन कंट्री इज द थ्रोज ऑफ द कैंपेन। तो बहुत ही उसमें चेंज होती हैं जब बाई पार्टीशन कंसेंसस हो जाती है, हार्डली लाइकली जब कंट्री क्या हो मतलब इस हिसाब से परेशान हो या इस हिसाब से क्या स्ट्रगल कर रही हो कैंपेनिंग में, तब कहीं जाकर डेट क्या होती है चेंज होती है, नहीं तो जनरली वही रहती है। दिस ईयर द पॉपुलर इलेक्शन ऑफ नवंबर 3 विल बी फॉलोड बाय द 538 मेंबर इलेक्टोरल कॉलेज वोटिंग इन दिसंबर 14। तो यहाँ पर 538 मेंबर हैं जो इलेक्टोरल वोटिंग होगी दिसंबर को 14 को होगी। तो कांग्रेस विल सर्टिफाई द इलेक्टोरल कॉलेज वोट ऑन जनवरी 6। जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है ये अलग अलग है, वो आपको राष्ट्रपति चुनाव का समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जैसा नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है लोग चुन लिए जाते हैं, फिर लोग क्या करते हैं पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमारे यहाँ विधायक मतलब उसी टाइप का होता है लेकिन उस टाइप का भी नहीं होता है, मतलब दोनों ही चीज़ें हैं। तो फिर हर जगह हर राज्य के वहाँ से चुन लिए जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इस हिसाब की तो ये अलग अलग 538 मेंबर हैं, वो अलग अलग चुन लिए जाएंगे। किसी क्षेत्र में 14 तारीख को होगा, जनवरी 6 ऑफिशियली डिक्लेयरिंग द प्रेसिडेंट। तो जनवरी 6 को प्रेसिडेंट का चुनाव होगा और जो मेंबर्स का चुनाव होगा जो दिसंबर 14 को होगा। ठीक है, 14 तक मतलब खत्म हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, ऑफिशियल डिक्लेरेशन बिटवीन एंड हु विल एज्यूम ऑफिस एट द इनॉग्रेशन ऑन जनवरी 20। और जो भी जीतेगा वो जनवरी इनॉग्रेशन होगा उसका जनवरी 20 में, 20 जनवरी को। ड्यूरिंग दिस व्हेन एग्जैक्टली डज विनिंग कैंडिडेट बिकम president elect is a question on which legal expert still differed। तो जो कौन जीतेगा कौन है, तो लीगल एक्सपर्ट अभी भी डिफर कर रहे हैं। देर इज नो लीगल गाइडलाइंस इन केस अ कैंडिडेट डाई और अनेबल टू कैंपेन शॉर्टली बिफोर द नंबर पोलिंग ऑन एनी टाइम देयर आफ्टर। तो यहाँ पे ये किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वो नहीं है कि कब, अगर कोई लीगल क्वेश्चन नहीं है कि अगर तुरंत खत्म हो जाए कोई जो कैंडिडेट है वो, या कैंपेन करने में अनेबल हो शॉर्टली बिफोर द नवंबर पोलिंग, मतलब जैसे ही जो नवंबर में पोलिंग हो उसके पहले, तो उसके बाद कोई ऐसी एक लीगल गाइडलाइन नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना से वो हो गए थे 3 दिन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप। फॉर 2020 इन एनी इवेंट the ballot paper are already printed and million of postal ballot were cast when the question surfaced। और यहाँ पर जब आप बात कर रहे हो तो कई बैलेट पेपर प्रिंट हो चुके हैं और देवर कास्ट व्हेन क्वेश्चन सरफेस्ड, और ये कास्ट भी किए जाएंगे मतलब वोटिंग भी होगी जब ये क्वेश्चन क्या हो रहे होंगे, मार्केट में तैर रहे होंगे। वर अ वैकेंसी टू अराइज आफ्टर नवंबर 3। क्या जो वैकेंसी है वो अराइज हुई थी नवंबर 3 के बाद होगी। द इलेक्टोरल कॉलेज विल बी गाइड बाय द 2 पॉलिटिकल पार्टीज
तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो गाइड होंगे किसके द्वारा, दो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। सिंस द प्राइमरीज प्रोसेस ऑफ anointing candidate is there jealously guarded preserved. Under the circumstances, they may just find it expedient to bump up the vice president to fill the presidential slot, but vice president slot will then be filled remain uncertain. तो यहाँ पर जो है कि वैकेंसीज मतलब क्या, कैसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसी होगी, क्या सब, तो वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, इन पार्टियों के द्वारा। वो कौन निर्धारित करेंगे, वो जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं वो निर्धारित करेंगे। फिर क्या होगा, अंडर द सर्कमस्टेंसेज, जो भी सर्कमस्टेंसेज हैं, दे में फाइंड इट एक्सपीडियंट, वो एक उपाय खोजेंगे एक्सपीडियंट टू बम्प अप द वाइस प्रेसिडेंट टू फिल द प्रेसिडेंशियल स्लॉट, कि वाइस प्रेसिडेंट को कि फिल करे वो प्रेसिडेंशियल स्लॉट को। बट हाउ द वाइस प्रेसिडेंट स्लॉट विल देन बी फिल्ड रिमेन अनसर्टेन, लेकिन वो वाइस प्रेसिडेंशियल स्लॉट कैसे फिल किया जाएगा ये भी रिमेन अनसर्टेन है। तो जैसे कि आप अगर फैमिलियर ना हो वहाँ के चुनावों से, वहाँ की वो, तो वहाँ आप पहले ये समझो कि वहाँ के चुनाव कैसे होते हैं, तो उसमें जब फिर ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने जैसे बताया कि जैसे प्रेसिडेंट हमारे यहाँ लड़ते हैं चुनाव, मार्केट में लोग उनको डायरेक्टली वोट करते हैं, वहाँ लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते, वो लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। फिर प्रतिनिधि ये जो इलेक्टोरल जो कॉलेज हैं वो चुनते हैं, वो फिर जाके क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का निर्धारण होता है और कई उसमें वो है, तो एक लंबी अलग कहानी है, तो आप यही समझो। टाइट रेस और लैंडस्लाइड, टाइट रेस मतलब एक अनसर्टेनिटी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और लैंडस्लाइड मतलब एक तरफा जीत। हाउ विल अनसर्टेन प्ले आउट इन 2020, और कैसे ये अनसर्टेनिटी है जो प्ले करेगी 2020 में। मिस्टर ट्रम्प रिटर्न टू द व्हाइट हाउस ऑन October 5 एंड 2 डे लेटर, मतलब 5 अक्टूबर को वापस आ गए थे, 2 डे लेटर was back in Oval Office announcing that he had recovered fully, और उन्होंने 2 दिन बाद ही ये अनाउंस कर दिया कि भाई हम फुल्ली रिकवर्ड हो गए। डॉक्टर डिस्क्राइब द कॉकटेल ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू द प्रेसिडेंट्स एज एक्सपेरिमेंटल थेरेप्यूटिक मतलब आपका हुआ चिकित्सीय। तो उन्होंने डॉक्टर ने डिस्क्राइब कर दिया है कि अलग अलग टाइप के कॉकटेल मतलब मिक्सचर कहलाता है अलग अलग ड्रग का, तो कि कैसे कैसे आपको लेना है। मिस्टर ट्रम्प हैज़ रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट एनी वर्चुअल टीवी डिबेट विथ जो बाइडन, और मिस्टर ट्रम्प रिफ्यूज कर चुके हैं कि जो बाइडन के साथ किसी भी प्रकार की बहस को। द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, a decision announced by the bipartisan commission on the presidential debate after Mr. Trump tested positive। और ये जो डिसीजन है कि उन जो बाइडन के साथ अब वो बहस नहीं करेंगे टीवी की, वो जब टेस्ट को मतलब कोविड पॉजिटिव जब पाया गया उसके बाद उन्होंने बाईपार्टीसन कमीशन ने ये चीज़ें मतलब रखी कि अब टेस्ट में नहीं हिस्सा लेंगे वो। द फर्स्ट टीवी डिबेट हैड बीन variously described as a chaotic, a show, and wrestling boat in a mud pit, non an edifying level। तो पहले की जो डिबेट थी वो इसी हिसाब से चाओटेक टाइप की थी, हल्ला गुल्ला हुआ था, कोई काम की बात उन्होंने की नहीं थी। मोर देन वंस मिस्टर ट्रम्प एक्सप्रेस स्केप्टिज्म अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ पोस्टल बैलेटिंग, वार्निंग दैट द इशू वुड हैव टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और कई बार मतलब उस पर असंतुष्टि या एक्सेप्ट जाहिर कर चुके हैं जो इंटीग्रिटी है पोस्टल बैलेट पेपर की, और वार्निंग भी दे चुके हैं कि इसी वुड हैव टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो भी मुद्दा है वो डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। व्हेन आस्क्ड अबाउट पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर ही जनरेट कंट्रोवर्सी विथ वी आर गोइंग टू हैव टू सी व्हाट हैपन। तो जब उनसे ये कहा गया कि भाई आप अच्छे से कुर्सी छोड़ोगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा वी आर गोइंग हैव टू सी व्हाट हैपन, हमें ये देखना पड़ेगा क्या होता है। दिस इज वन रीजन दैट मिस्टर ट्रम्प इज कीन टू पुश थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ जज एनी
Connie Barrett to Supreme Court to replace the late judge रूथ वेडर गिन्सबर्ग, और इस कारण से उन्होंने जज को क्या कर दिया, बदल दिया, दूसरे जज को लाकर खड़ा कर दिया। वाइजली सीन है मॉडरेट एंड अ लिबरल वॉइस, और उनको वाइजली इस हिसाब से देखा जाता है कि वो लिबरल और मॉडरेट वॉइस वाले लोग जज हैं वो। अर्लियर रेटिफिकेशंस ऑफ फेडरल जुडिशियल अपॉइंटमेंट was approved not by a simple majority but a larger majority of 60। तो इससे पहले भी जो फेडरल जुडिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था वो अप्रूव हुए थे, जो जो ना केवल सिंपल मेजोरिटी के साथ थे बल्कि 60 मेजोरिटी के साथ अपॉइंट हुए थे। दिस इनवेरिएबली मीन्ट गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस पार्टी। तो इनका डायरेक्ट सीधा सा मतलब है कि अगर आप इतनी ज़्यादा मेजोरिटी के साथ आ रहे हो, मतलब पूरी की पूरी पार्टी क्या सपोर्ट कर रही है। हाउएवर ग्रोइंग पोलराइजेशन और पॉलिटाइजेशन ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इन रीसेंट डिकेड ऑफन लेड टू प्रोलॉन्ग impasses एंड नॉमिनेशन हैड टू बी विथड्रॉ। तो अगर रीसेंट डिकेड की बात करें तो बहुत इन सब के पोलराइजेशन हुआ, पॉलिटाइजेशन हुआ, तो बहुत से ऐसे हैं कि उनको वापस लेना पड़ा जो भी अपॉइंटमेंट थे या जो भी नॉमिनेशंस थे उनके लिए। इन 2013 द डेमोक्रेटिक सीनेट मेजोरिटी लीडर हैरी रेड वर्क आउट डील ऑफ परमिट जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर सर्किट एंड अपीलिएट कोर्ट टू बी डिक्लेयर्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ 51। तो ये उन्होंने 2013 में किया था, जो 51 मेजोरिटी के साथ उन अपॉइंटमेंट या लिस्ट को क्या कर दिया गया था, क्लियर कर लिया गया था। It boomeranged when the Republican Senate leader Mick McClellan employed the same nuclear options to approve the appointment of the judge Neil Gorsuch to Supreme Court in 2017 and is threatening to use it again। और यही मतलब 2017 में भी हुआ था, और ये फिर से उस चीज़ की आशंका या उस चीज़ की धमकी मतलब इस दी जा रही है। वैन रिपब्लिकन सीनेट लीडर मिक मैक्लोनी ने एम्प्लॉयड कर दिया था न्यूक्लियर ऑप्शन टू अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट। न्यूक्लियर ऑप्शन कुछ होगा उनका। फिर सर्वे एंड रियलिटी, सर्वे और रियलिटी में क्या है। इन ऑल 4 इंस्टेंस, पूरे जितने भी 4 उदाहरण हैं, ऑफ सिंगल टर्म प्रेसिडेंसीज, जितने भी इन्होंने दिए पहले जो सिंगल टर्म प्रेसिडेंसीज के थे, चैलेंजर वन अ डिसाइसिव विक्ट्री एंड 3 इंस्टेंस अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। तो एक में क्या हुई थी, एक जो चैलेंजर था 4 में से 3 में तो क्या हुई थी, वन डिसाइसिव में एक निर्धारित विक्ट्री थी, 3 में ऐसी थी कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीते लोग 4 में से। मोस्ट ओपिनियन पोल इंडिकेट अ लीड फॉर मिस्टर बाइडन बट पोल कैन बी नोटोरियसली मिसलीडिंग। तो यहाँ पर बहुत से पोल बाइडन को जीतना बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो मिसलीड हो रहे हों। Even in 2016, Hillary Clinton led in the poll, even winning more popular vote but losing the electoral college। अब इलेक्टोरल कॉलेज वही मतलब लोगों के द्वारा, तो पोल जो होते हैं वो लोगों पर होते हैं, लेकिन बाद में इलेक्टोरल कॉलेज में हिलेरी क्लिंटन 2016 में हार गई थी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर द पेंडेमिक विल कैटलाइज्ड अ सिनिकल शिफ्ट सीन इन 1932। और ये ऑल्सो इम्पॉसिबल है कि जो पेंडेमिक प्रेडिक्ट करेगा, और इस टाइप के जैसा 1932 और 1980 में हुआ था इकोनॉमिक डाउन ट्रम्प के कारण हार गए थे फर्स्ट, वो ऐसा आई थिंक नहीं होने वाला। जस्ट एज देयर आर ओल्ड टाइम रिपब्लिकन्स who wish they had another candidate instead of Mr. Trump, many staunch Democrats wonder whether Mr. Biden will be sufficiently committed to their progressive agenda। तो जैसे कि पुराने टाइम में रिपब्लिकन जो विश करते थे कि दे हैड अनदर कैंडिडेट, उनके पास दूसरा कैंडिडेट था इंस्टीड ऑफ मिस्टर ट्रंप, मैनी स्टेंच डेमोक्रेटिक वंडर वेदर मिस्टर बाइडन विल बी सफिशिएंटली कमिटेड टू देयर प्रोग्रेसिव एजेंडा। क्या वो मतलब सफिशिएंटली कमिटेड होंगे उनके जो प्रोग्रेसिव या उत्थानवादी एजेंडा के तहत। विच पार्टी इज मोर fractured internally remain speculative। Which party is
मतलब कौन सी पार्टी, इंटरनली मतलब कि उनमें उहापोह कि किसको कैंडिडेट बनाना चाहिए, अंदरूनी कलह किस में है, ये भी अभी क्या है, स्पेकुलेटिव है कि कौन क्या और किसके अगेंस्ट वो कर रहा है, इंटरनल कलह क्या चल रही है। Amid the growing uncertainty, only decisive victory on November 3 will show that US democracy has developed immunity from COVID-19। और कुछ भी हो, एक डिसाइसिव या निर्धारित जो विक्ट्री है नवंबर 3 के दिन, वही डिसाइड करेगी कि जो कोविड-19 की जो इम्यूनिटी है वो कैसे डेवलप होती है। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। लेकिन ये आपको समझने में या समझे तभी थोड़ा सा वो होगा जब थोड़ा सा एक आइडिया हो कि यूएस के इलेक्शन कैसे होते हैं। हमारी साइड तरह हम लोगों के जैसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे।